अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू ग्रेड 10th फिज़िक्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10th का टॉपिक 10.2 डैम्प ऑसिलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10th में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो आर्टिकल नंबर 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन को देख लें कि ऑसिलेशन हमारे पास क्या है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि वो बॉडी, वो मोशन जो हमारे पास टू एंड फ्रो बिलोंग करे, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास टू एंड फ्रो, मतलब पार्क में एक झूला है तो झूला जब भी चलता है तो ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जब हमारे पास सो रहे होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल होता है उसको हमने वाइब्रेशन मोड पर लगाया होता है, जब किसी की कॉल आए तो ऐसे ऐसे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अनदर ऑब्जेक्ट्स अगर सिंपल पेंडुलम ले लें तो वो भी ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बॉल एंड बॉल सिस्टम को स्टडी किया, उसमें एक बॉल है तो उसकी मोशन को अगर हम डिस्कस करें तो वो भी कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, तो ये सब की सब किस मोशन से बिलोंग करती हैं? ऑसिलेशंस। तो इनको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं और उन्हीं मोशन को हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं जो वक्त के साथ साथ कम होती जाएं, रुक जाएं, उनको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मसलन, तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक आइडियल सिस्टम की बात करें, इन आइडियल केस हमारे पास उसमें ना रेजिस्टिव फोर्स होती है ना फ्रिक्शन होती है, तो उसकी जो ऑसिलेशंस, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो एक कंटिन्यूसली इंडेफिनेट टाइम तक चलती रहती हैं और सेम एम्पलीट्यूड के साथ मूव ऑन होती रहती हैं। क्लियर? लेकिन हर आइडियल सिस्टम में हम ये नहीं कह सकते कि हर आइडियल सिस्टम में हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, कोई प्रैक्टिकल करें, तो हमारे पास ऐसी ऑसिलेशंस भी हमें दिखाई देंगी जिसमें रेजिस्टिव फोर्स भी होगी और फ्रिक्शन भी होगी, और उन फ्रिक्शन, उन रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो ऑसिलेशंस वक्त के साथ साथ एंड टाइम पर आकर स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, तो वो कंटिन्यूस नहीं होंगी। इनको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो स्टूडेंट्स, उसने इस डेफिनेशन में यही बताया कि किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से अगर हमारी ऑसिलेशंस पर फर्क पड़े, उनको हम कहेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो यहां पर देखें, इसका एम्पलीट्यूड लार्ज है, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन में उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया, ये देखें, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन में उससे भी स्मॉल, उससे भी स्मॉल, और एंड टाइम पर जाकर ये स्टॉप हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो रही हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, ये जो फिनोमेना परफॉर्म किया है डायग्राम के अंदर, इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि शॉक एब्जॉर्बर हमारी व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। और जब ये स्टूडेंट्स, हम फर्ज करें रोड पर जा रहे हों बाय द बाईसाइकिल और बाय द मोटर बाइक, या फिर जो आप मर्जी कह लें, हमारे पास कार है, ठीक है। तो जब हम फर्ज कर लें ये हमारे पास रोड है और यहाँ पर एक बिग जंप है, ठीक है, बम्प है, तो जब हमारी गाड़ी यहाँ पर से गुजरेगी तो हमें एक जंप महसूस होगा। वो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनकी वजह से हमें जंप फील होता है। तो ये जो हमारे पास एक ऑयल यूज किया जाता है जो कि उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं फिर वो स्मूथली मूव करते हैं, स्मूथली रन करते हैं, और हमें तब जंप फील नहीं होता। फिर वो किसी जंप में से गुजरे तो हमें जंप फील नहीं होगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी कि वो किस तरह एक
बॉडी की एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डैम्प्ड कर देता है ताकि हमें जंप फील ना हो, यानी कि इस तरह वो फिर मूव ऑन स्मूथली मूव करता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 10.3 वेव मोशन। स्टूडेंट्स वेव एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप आइंस्टाइन को डिस्कस कर लें, अगर आप न्यूटन को डिस्कस कर लें, अगर आप कूलम्ब लॉ को डिस्कस कर लें, अगर आप जो मर्जी साइंटिस्ट को डिस्कस कर लें, तो विदाउट वेव फिजिक्स का कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। तो वेव मोशन जो हमें 10th क्लास में बताया गया है उसकी डेफिनेशन ये है कि वेव मोशन इज अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब इसकी डेफिनेशन को हम किस तरह देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने गौर से देखा होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम वेव को डिस्कस कर रहे हैं, हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसकी मोशन को देखते हैं कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास पूल में पानी मौजूद है या रिवर के किनारे हम चले जाएं, तो फर्ज कर लें अगर पूल में एक स्टोन पड़ा है, स्टिल साकन पड़ा है, ठीक है, वो मूव ऑन नहीं कर रहा, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, तो एक किनारे पर जाकर अगर हम उसमें एक पेंसिल, एक स्टिक डिप कर दें, तो हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि जैसे जैसे हम उस किनारे पर मौजूद पेंसिल को पानी में डिप करते जा रहे हैं, तो आपको कुछ लहरें प्रोड्यूस होती दिखाई देंगी। वो जो लहरें होती हैं वो बेसिकली वेव्स होती हैं। क्लियर? और वो जो वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगी और वहां तक ट्रैवल कर जाएंगी जहां पर स्टोन या आपके पास कोई कागज वगैरह पानी में स्टिल साकन मौजूद पड़ा है। वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो जाकर हमारे पास स्टोन है या पेपर है, जो मर्जी कह लें, उस तक जाकर हिट करेंगी और उसको भी अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करवाना शुरू कर देंगी। तो इसको कहते हैं वेव मोशन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने स्टिक पानी में डिप की, मैंने अपनी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस ट्रांसफर की, किस में, पानी में, इन द वाटर। तो मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर मीडियम कौन सा था? वाटर। तो स्टूडेंट्स उसने लिखा ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो इस तरह वेव प्रोड्यूस हुई, हमने डिस्टर्बेंस काज की, किस में? एक मीडियम में। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी जो है हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया है कि किस तरह एक मीडियम में जब हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो एनर्जी नेक्स्ट मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इस तरह डिस्टरबेंस दूसरे मीडियम में जब प्रोड्यूस होगी तो इसको हम कहेंगे वेव मोशन। तो अब इसके एक एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसा कि हम वेव को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और एन अदर एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने स्टूडेंट्स अक्सर देखा होगा कि अगर हम एक रोप लें और उसको एक फिक्स एंड के साथ अटैच कर दें, ठीक है जी, और दूसरी तरफ से हम उसके रोप के एंड को अपने हाथ में पकड़ लें, जैसे जैसे हम उसको फ्लिप करेंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि उसमें वेव फिनोमेना प्रोड्यूस होगा। आपके सामने कुछ वेव्स अप प्रोड्यूस हो रही हैं, कुछ वेव्स लो प्रोड्यूस हो रही हैं। डायग्राम में जो वेव अप प्रोड्यूस हो रही है, लो प्रोड्यूस हो रही है, दो जो अप होती हैं स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और जो लो होती हैं उसमें उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं स्टूडेंट्स, इन दो वेव्स के दरमियान अगर हम अपर साइड पे देखें तो क्रस्ट की मैंने बात की, और लोअर साइड पे देखें तो ट्रफ की बात की। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। एंड अगर हम ट्रफ की बात करें तो दो वेव जो हमारे पास ट्रफ्स होंगे
उनका जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम कहेंगे वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो आपको बताने का मकसद ये था कि जैसे जैसे हम रोप को फ्लिप आउट करते जाएंगे तो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो हमने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की फ्रॉम वन मीडियम टू द रोप, तो उस रोप ने डिस्टरबेंस काज कर दी मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं मोशन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट वेव मोशन की। पहली एग्जांपल्स है हमारे पास, साउंड रीच अस इन द आवर एयर्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, एक की आवाज़ दूसरे को जा रही है, दूसरे की आवाज़ पहले को जा रही है, तो ये किस वजह से एक दूसरे की तरफ आवाज़ का कनेक्शन है? हमारे पास वेव्स की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, वेव्स ही हैं वो फिनोमेना प्रोड्यूस करवा रही हैं जो एक शख्स की आवाज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन मीडियम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रही हैं और पहले दोस्त की आवाज़ दूसरे को सुनाई दे रही है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट हमारे पास, फर्ज कर लें ये सन है, ठीक है जी, इसकी जो हमारे पास रोशनी है, लाइट हमारे पास जब अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है जी, जैसे ये पूरी अर्थ को कवर करती है, तो ये भी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है। इसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे तक आने में इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास थर्ड एग्जांपल हीट की है, लाइक दैट एक आपके पास कैंडल है, अगर आप कैंडल को ऑन कर दें तो आप वाजिया देखेंगे कि हमारे पास उस जगह पर हीट नजर आएगी। वो जो हीट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है स्टूडेंट्स। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हीट ट्रेवल करके सेकंड मीडियम में ट्रांसफर होती है जब हम पास बैठे हैं, जैसे गर्मियों में हम अपने हाथ सेकते हैं, हाथ गर्म करते हैं, ठीक है जी। तो इन द फॉर्म ऑफ वन मीडियम टू अनदर मीडियम जैसे ही वेव ट्रांसफर होती है तो इसको कहते हैं डिस्टरबेंस काज की फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आई होप सनलाइट और कैंडल की एग्जांपल आपको समझ आ गई है कि ये जो हमारे तक रोशनी पहुंचती है, ये जो हम तक हरारत पहुंचती है, हीट पहुंचती है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की सूरत में है। तो लास्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियो एंड टेलीविजन। स्टूडेंट्स जो हम घरों में रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो इनकी हो रही होती है वो हम तक थ्रू वेव्स पहुंचती है। क्लियर? आई होप आपको वेव मोशन और उसकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं कि किस तरह वेव्स प्रोड्यूस होती है वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, और किस सूरत में प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कैसे प्रोड्यूस होती है जब हम डिस्टरबेंस काज करें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वेव हमने बात की कि ये डिस्टरबेंस काज करती है एक मीडियम में, विच काजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो कि उन मीडियम के पार्टिकल्स को वजह बनती हैं टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट्स, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो उनकी मीन पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन का बायस बनती हैं, काज बनती हैं, तो इसको कहते हैं वेव मोशन, इसको कहते हैं वेव्स। तो नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज हैं वेव्स की। तो वेव्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास वो क्या हैं? तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने वेव को डिस्कस कर लिया, फिर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास इसकी फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल वेव्स एंड सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स में स्टूडेंट्स ये वो टाइप है वेव्स की, द टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इस बात का क्या मतलब है कि ये जब ट्रेवल करती हैं तो इनको दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको प्रोड्यूस करने होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है वाटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाटर वेव्स जब प्रोड्यूस होंगी तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी? ऑब्वियसली लिक्विड। तो लिक्विड ऐसा मीडियम है जो रिक्वायर होता है उस टाइप ऑफ वेव्स के लिए जहां पर हमने वेव्स प्रोपगेट करनी है, जैसे कि मैंने लिखा फॉर देयर प्रोपगेशन। तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, और साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें जाहिर सी बात है ऑब्वियसली किसकी जरूरत पड़ेगी? एयर की। तो अगर एयर नहीं होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वाटर और साउंड ऐसी वेव्स हैं जो रिक्वायर करती हैं एक मीडियम की फॉर देयर प्रोपगेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट टाइप है इसकी वेव्स की, दैट इज।
So students, another second type of waves that is called electromagnetic waves. What is electromagnetic waves? The type of waves which don't require any medium for their propagation. मतलब इनकी प्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायर नहीं होती. That is called electromagnetic waves. For example, हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियो वेव्स, हीट एंड लाइट वेव्स एंड एक्स रेज, ये ऐसी वेव्स हैं जो हम तक जब पहुंचती हैं तो इन्हें किसी मीडियम, सेकंड मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ये हम तक इन स्पेस में भी ट्रेवल कर जाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स, हीट एंड लाइट वेव्स एंड एक्स रेज, द फॉर्म ऑफ वेव्स विच ट्रेवल्स अस इन द फॉर्म ऑफ स्पेस, यानी कि इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया है. नेक्स्ट मूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. जैसे कि हमने वेव्स की कैटेगरीज को, टाइप्स को डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइक दैट सिमिलरली हम स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टाइप्स को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी. एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स. तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्टडी करते हैं. व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने मैकेनिकल वेव्स में स्टडी किया कि वो वेव्स होती हैं जो रिक्वायर करती हैं एक मीडियम के लिए फॉर देयर प्रोपगेशन. इनकी प्रोडक्शन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया था कि वाटर वो मीडियम है जो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. इसी तरह साउंड जो है उनकी वेव्स तब प्रोड्यूस होंगी जब हमारे पास एयर मौजूद होगी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं, तो लाइक दैट एक बात तो हमें कंसेप्ट ज़हन में आ गया कि इनको मीडियम रिक्वायर होगा. तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट अपना टाइप्स को स्टडी करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वेव जो होती हैं वो क्लासिफाइड ऐसे की जाती हैं जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इटसेल्फ. मिसाल के तौर पर जो हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और जो वो वेव जो प्रोड्यूस होकर नेक्स्ट मूव कर रही है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, the direction of vibratory motion of particles of medium is parallel to the direction of propagation of waves. इस बात का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास एक पार्टिकल्स है और उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन होगी जब प्रोड्यूस होगी तो वो पैरेलल मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो कि मीडियम होगा सेकेंड. तो अगर हमारे पास एक पार्टिकल की जो मीडियम पार्टिकल की मोशन है वो पैरेलल मूव कर जाए द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो दिस इज क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट. जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंकल स्प्रिंग है, उसको हम एक एंड से फर्दर टाई कर दें, अटैच कर दें एक फिक्स्ड स्पोर्ट्स के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड एंड को हम अपने हाथ में पकड़ लें. तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मैं उस स्प्रिंग को, तो हमने स्टूडेंट्स उस स्प्रिंग को ऑन द स्मूथ सरफेस फ्लोर पर प्लेस कर दिया. जैसे हम एक दूसरे एंड से उसको खींचेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो हम चाहेंगे जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप जानेंगे कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी. वो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि जब हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज पैरेलल हो जाएं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वो जो हमारे पास पुश और पुल का फिनोमिना है, जब हम उस स्प्रिंग को पुश करेंगे तो वो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, ऐसे, मतलब उसके जो वेव्स हैं वो करीब करीब आ जाएंगी. तो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं
कंप्रेशन मतलब एक चीज को हमने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, दबाव डाल दिया, तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है कि इसमें हमने पुश किया। सॉरी स्टूडेंट्स डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जो स्प्रिंकल स्प्रिंग है वो हमारे पास स्मूथ सरफेस ऑन द फ्लोर पर प्लेस किया गया है, तो उसके जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स कंप्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इन लूप्स को पुश करें तो ये लूप्स क्लोज हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। अगर हम, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसको हमने पुश किया। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम इस स्प्रिंग को पुल करें तो आपकी आंखों के सामने आपको ऐसा नजर आएगा कि आप गौर से देखेंगे कि वही जो हमारे पास लूप्स होंगे वो दूर दूर तक फैल जाएंगे। आप करके भी इसको देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग आप लें तो उसको जब पुल और पुश करेंगे तो आपको ये फिनोमेना जब नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेशन पुश में मौजूद होती है और पुल में स्टूडेंट्स जब लूप्स हमारे पास दूर दूर मूव कर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन हमारे पास दो ऐसे फिनोमेना हैं कि इनके दरमियान, दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इज इक्वल टू वेवलेंथ होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का कंसेप्ट समझ आ गया है कि किस तरह हमने इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया, फिर इसकी एग्जांपल्स को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायग्राम की तरफ आप देखें आपको समझ आ जाएगी। फिर हमने इसका कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए या कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द वेवलेंथ बिटवीन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं और दो रिफ्रैक्शन के दरमियान बिटवीन जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव्स? हम जानते हैं स्टूडेंट्स द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव्स। इसमें स्टूडेंट सब एक बात आप ध्यान से सुन लें कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव थी उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थे वो पैरेलल मूव कर रहे थे, लाइक दैट दिस, ये जो पैरेलल मूव कर रहे थे। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो इसमें जो मीडियम होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वो परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, ये जैसे कि आपको दिखाया गया है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल को हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन द ट्रांसवर्स वेव्स आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है डायग्राम में। अगर हम अगेन स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल जो प्रीवियस हमारे पास टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसमें हमने वो जो स्प्रिंग था उसको स्मूथ सरफेस पर प्लेस किया था। तो अब आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है कि इस स्प्रिंग सिस्टम को हमने ऑन द फ्लोर स्मूथ सरफेस पर प्लेस नहीं करना, इसको अटैच कर देना है ऑन द फिक्स स्पॉट एंड सेकंड एंड को हमने अपने हैंड में पकड़ लेना है। जैसे हम इसको फ्लिप अप फ्लिप डाउन करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम थे उस वेव्स के डायरेक्शन ऑफ मीडियम के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जी इनमें क्रस्ट एंड रफ डेवलप आउट हो रहे हैं। डेवलप होने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि इन, मैंने आपको पीछे बताया, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ एंड टू ट्रफ के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन शॉक एब्जॉर्बर और नेक्स्ट हमने वेव मोशन को डिस्कस किया। देन कैटेगरीज ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड देन अगेन द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देयर आर टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो हमने स्टूडेंट्स इन सब को सेपरेट डिस्कस कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करते जाएं ताकि आप बाखबर रहें मज़ीद नई लेटेस्ट आने वाली वीडियो से। तो आई होप स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।